दोस्तों, आज हम लेकर आए आपके सामने गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग, जो आपके यूपीपीसीएस के एग्जाम के प्री के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। उनके साथ साथ ही हम इनकी एक्सप्लेनेशन भी लेकर चलेंगे और साथ के साथ आपको इनकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और के साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, गुप्त वंश ने अवधि में शासन किया। तो गुप्त वंश का जो शासन की अवधि थी वो क्या थी? 319 से 500, 319 से 324, 325 से 375 या 566 से 597। तो सही उत्तर है आपका यहाँ पर 319 से 500 ईस्वी। आपको बता दें, गुप्त वंश ने लगभग 275 से 500 ईस्वी तक शासन किया। आपको इनका जो अवधि पीरियड है वो याद होना चाहिए। इस वंश की स्थापना 275 ईस्वी में महाराज श्रीगुप्त द्वारा की गई। तो एक क्वेश्चन तैयार होता है आपका, गुप्त वंश की स्थापना किसने की? श्रीगुप्त ने की थी, 275 ईस्वी में की थी। किंतु गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसने 319 से 335 ईस्वी तक शासन किया। इसने अपनी महत्ता सूचित करने के लिए अपने पूर्वजों के विपरीत महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। तो आप देख सकते हैं, एक ही क्वेश्चन ने आपके कितने सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करा दिया कि जो शासन की अवधि थी 275 से 550 ईस्वी तक थी। इस वंश की जो स्थापना की थी श्रीगुप्त जी ने की थी, 275 ईस्वी में की थी। और जो गुप्त वंश थे उनका जो प्रथम शक्तिशाली शासक था वो चंद्रगुप्त प्रथम था। उसने 319 से 335 तक शासन किया और उसने कौन सी उपाधि धारण की थी? महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेधों का संपादन किया था? पुष्यमित्र शुंग, प्रवरसेन प्रथम, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय? सही उत्तर आपका यहां पर हो जाता है प्रवरसेन प्रथम। वाकाटक शासक प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया। तो वाकाटक के शासक थे ये प्रवरसेन जी प्रथम, और उन्होंने केवल 4 अश्वमेध जो यज्ञ थे उनका संपादन किया था। इसके साथ ही उसने अनेक वैदिक यज्ञ भी किए थे। इसी वंश के शासक प्रवरसेन द्वितीय, ये प्रथम की बात हो रही थी, अब द्वितीय की बात हो रही है, की रुचि साहित्य में थी। उसने सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना की। तो एक प्रश्न और तैयार हो जाता है, सेतुबंध जो हमारा ग्रंथ है उसकी रचना की किसने थी? प्रवरसेन द्वितीय ने की थी, सेकंड ने की थी। चलते अगले प्रश्न की ओर। भारत का नेपोलियन किससे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, अशोक महान या समुद्रगुप्त? सही उत्तर आपका हो जाता है डी, समुद्रगुप्त। इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता और विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी थी। आपको हम बता दें, जो भारतीय नेपोलियन नाम दिया गया वो इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने दिया था। उनकी किस रचना में नाम दिया गया? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में यह नाम दिया गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, उपयुक्त में से कोई नहीं? सही उत्तर यहां पे आपका हो जाता है बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का एक अन्य नाम देवगुप्त मिलता है, और इसके साथ साथ इनके 2 नाम और भी है, एक देवराज और देवश्री। तो इनके कुल 3 नाम है, एक देवगुप्त है, एक देवराज है और एक देवश्री है। किसका है? चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की वह था चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या श्रीगुप्त? सही उत्तर यहां पे आपका हो जाता है बी, समुद्रगुप्त। इसके साथ हम आपको बता दें, नालंदा एवं गया के ताम्रपत्रों के अनुसार समुद्रगुप्त वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। तो जो परम भागवत की उपाधि धारण करने के प्रमाण हमें मिले हैं वो मिले हैं नालंदा और गया के ताम्रपत्रों से। ज्ञातव्य है कि कुछ पुस्तकों में परम भागवत उपाधि धारण करने वाला पहला शासक चंद्रगुप्त द्वितीय बताया गया है। जो हमारे कुछ ज्ञातव्य पुस्तक है उसमें चंद्रगुप्त द्वितीय को बताया गया है, लेकिन जो पीसीएस के एग्जाम में जो आंसर माना गया है वो चंद्रगुप्त द्वितीय को माना गया है। और जो हमारे विश्वविद्यालय अनुदान यूजीसी ने इस प्रश्न का जो उत्तर माना है वो माना है समुद्रगुप्त को। जी हाँ। इसके बाद हम थोड़ा सा आपको बता दें कि इस प्रश्न में बहुत विवाद चला
लेकिन जो नालंदा और गया के ताम्रपत्र है उनको हम पुख्ता प्रमाण मानते हैं, इसलिए समुद्रगुप्त को परम भागवत की उपाधि धारण की थी। जो हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय थे कुछ पुस्तकें भी मानते हैं। चलते अगले प्रश्न की ओर। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक से संबंध है? ए महापद्मानंद, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक या डी समुद्रगुप्त। सही उत्तर आपका हो जाता है यहाँ पे दोनों, अशोक भी और समुद्रगुप्त भी। ये दोनों ही इलाहाबाद के जो स्तंभ अभिलेख हैं उनसे संबद्ध है। इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी आपको बता दें। इलाहाबाद का जो अशोक स्तंभ है उस पर जो समुद्रगुप्त है उसके शासन के बारे में सूचना दी गई है। इस स्तंभ पर समुद्रगुप्त के संविधि विग्रहिक हरिसेन ने संस्कृत भाषा में प्रशासनात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा गया है। इसमें समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख है। तो यहाँ पे आपको हम बता दें कि जो आपका इलाहाबाद का स्तंभ अभिलेख है उस पे अशोक के साथ साथ समुद्रगुप्त के इन दोनों से संबंधित है और उस पे समुद्रगुप्त के शासन की सूचना मिलती है। और यहीं से पता चला है कि जो इनकी जो गाथाओं का वर्णन है वो प्रयाग प्रशस्ति के नाम से फेमस है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कोसल के शासक का क्या नाम था? शिवगुप्त, सोमेश्वर देव, महेंद्र, महिपाल, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर आपका हो जाता है महेंद्र। महेंद्र को ही आपको कौशल के शासक के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें प्रयाग प्रशस्ति जो है वो 19वीं और 20वीं पंक्तियों में दक्षिणापथ के 12 राज्यों तथा उनके राजाओं के नाम मिलते हैं। प्रयाग प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि कौशल या कौशल के नाम से जानते हैं का जो राजा है वो महेंद्र था। दक्षिणापथ के राज्यों को समुद्रगुप्त ने पहले जीता, किंतु फिर ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति के तहत कृपा कर उन्हें स्वतंत्र कर दिया। ये बड़े कमाल की बात है। समुद्रगुप्त ने जितने राजाओं के यहाँ से जीता था उनको फिर से उनका जो जीता हुआ साम्राज्य वापस कर दिया था और उनके अनुसार जो प्रयाग प्रशस्ति पे अंकित है वहाँ पर उसके अनुसार जो कौशल के राजा है वो महेंद्र थे। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या दारा शिकोह। सही उत्तर यहाँ पे आपका है जहांगीर। तो प्रयाग प्रशस्ति आप खुद देखिएगा 5-6 क्वेश्चन बन चुके हैं और कितनी सारी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, इसलिए एक्सप्लेनेशन भी आपकी समझनी बहुत जरूरी है। तो सही उत्तर यहाँ पे जहांगीर हो जाता है। प्रयाग प्रशस्ति जो समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के संविधि विग्रहिक सचिव हरिसेन, ये हरिसेन नाम याद रखना, बार बार बता रहा हूँ, इन्होंने समुद्रगुप्त के बारे में काफी लिखा था, ने की थी। कनिंघम के मतानुसार यह लेख मूलतः कौशाम्बी में खुदवाया गया था। अकबर ने इसे कौशाम्बी से मंगवाकर इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया। इस पर जहांगीर का एक लेख, रानी का अभिलेख और अशोक द्वारा कौशाम्बी के महामात्रों को संघ भेद रोकने के लिए निर्देश भी उत्कीर्ण है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पृथिव्या प्रथम वीर उपाधि थी समुद्रगुप्त की आपका जो राजेंद्र प्रथम की, अमोघ वर्ष की या गौतमीपुत्र शातकर्णी की। सही उत्तर यहाँ पे हो जाता है आपका समुद्रगुप्त की उपाधि क्या आती है? पृथिव्या प्रथम वीर। तो समुद्रगुप्त के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं गुप्त काल से। इतिहासकार तेजराम शर्मा ने अपनी पुस्तक ए पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द इंपीरियल गुप्ताज में उल्लेख किया कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया, जिसके बाद उसने पृथ्वीयामा प्रतिरथ की उपाधि ग्रहण की, जिसका अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसका पृथ्वी पर कोई प्रतिद्वंदी न हो, यानी पृथ्वी का प्रथम वीर। निम्नलिखित कथन पढ़िए। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था। उसने देवी चंद्रगुप्तम महाकाव्य की रचना की। वह प्रयाग प्रशस्ति का भी रचयिता था। सही उत्तर बताना है आपको। 1, 2, 3 सही है, 1 या 2 सही है, 1 एवं 2 एवं 3 सही है, 1 एवं 3 सही है, केवल 1 सही है। तो आपको हम बता दें यहाँ पर जो आपके 1 और 3 है बिल्कुल सही है। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था, ये ध्यान है ना। हरिसेन
कभी कभी ये इतना ज़्यादा मतलब कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। हरिशेन हर्षवर्धन से कनेक्टेड कर देते हैं ऑप्शंस में कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन हरिशेन को समुद्रगुप्त से ही कनेक्टेड रखना है आपको। और तीसरा है आपका, वह प्रयाग प्रशस्ति का भी रचयिता था। बिल्कुल सही बात है, जो हरिशेन जी थे उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति को लिखा था। लेकिन जो दूसरा है देवी चंद्रगुप्तम महाकाव्य की रचना की, ये बिल्कुल गलत है। देवी चंद्रगुप्तम की जो रचना थी वो इन्होंने नहीं की थी, वो विशाख दत्त जी ने की थी। विशाख दत्त जी ने ही देवी चंद्रगुप्तम नाटक की रचना की थी, ना कि हरिशेन ने। चलते अगले प्रश्न की ओर। आपके सामने एक तरफ है दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश और दूसरी तरफ है आपके उनके राज्य। आपको उनकी मैचिंग करनी है। तो पहले धनंजय की बात करें तो धनंजय आपका कुस्तलपुर से कनेक्टेड है। नीलराज हमारा अवमुक्त से कनेक्टेड है। उग्रसेन पालका से कनेक्टेड है और जो विष्णु गोपा है वो कांची से। फिर से बता दूं, ये याद हो जाने चाहिए आपके कहीं। धनंजय है आपका कुस्तलपुर, नीलराज अवमुक्त, उग्रसेन पालक्का, विष्णु गोपा कांची। दिल्ली की क्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लोह स्तंभ किसकी स्मृति में? अशोक, चंद्र, हर्ष या अनंगपाल? तो सही उत्तर यहां पे आपका हो जाता है चंद्र। थोड़ा सा बता दें इसके बारे में आपको। दिल्ली के मेहरौली नामक स्थान से मेहरौली लोह स्तंभ लेख प्राप्त हुआ, जो वर्तमान में कुतुब मीनार के समीप है। इसमें चंद्र नामक किसी राजा की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है, जिसका समीकरण गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त द्वितीय से किया जाता है। एक मान्यता के अनुसार लगभग 410 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में मेहरौली लोह स्तंभ उदयगिरी पहाड़ियों के पास विष्णुगिरी में स्थित था। चंद्रगुप्त द्वितीय विष्णु का उपासक था। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जो चंद्रगुप्त द्वितीय जी थे वे विष्णु के उपासक थे। भगवान विष्णु के सम्मान में ही उसने इस लोह स्तंभ का निर्माण कराया था। तो इस लोह स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने कराया था। क्यों कराया था? क्योंकि वे विष्णु के उपासक थे। ठीक है, उनके सम्मान में ही ये लोह स्तंभ का निर्माण कराया था। इस स्तंभ के शीर्ष भाग पर भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ का चित्र अंकित है। किसका चित्र अंकित है? गरुड़ का चित्र अंकित है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? मौर्य, कुषाण, गुप्त या शुंग? तो आपको हम बता दें, जो गुप्त थे में हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुए। आपको थोड़ा सा और इसके बारे में जानकारी देते हैं। हूणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ तथा स्कंदगुप्त के हाथों वे पूरी तरह पराजित हुए। यह आक्रमण एक धावा मात्र रहा और देश के ऊपर इसका कोई तात्कालिक प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु परोक्ष रूप से इसने गुप्त साम्राज्य के पतन की गति को तेज कर दिया। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद 5वीं शताब्दी ईस्वी के अंत तथा 6ठी शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम के कई क्षेत्रों पर हूणों का कब्जा हो गया। तो आपको हम बता दें, स्कंदगुप्त से टक्कर ली थी हूणों ने, तभी उन्होंने आक्रमण किया। तो इन्हीं के आक्रमण से काफी विचलित हो गए थे जो गुप्त थे। हूणों के भारत पर आक्रमण किया था किसके शासनकाल में? अभी क्वेश्चन आया है, तो सी आंसर है, स्कंदगुप्त के शासनकाल में आक्रमण किया था। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हूणों पर विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त या भानु प्रताप? सही उत्तर आपका हो जाता है स्कंदगुप्त। उस टाइम तो जीत गए थे, लेकिन बाद में जो परोक्ष कारण आए थे उनसे थोड़ा सा विचलित हो गया था जो गुप्त का साम्राज्य था। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया? तो आपको बता दें, भीतरी स्तंभ लेख। ध्यान रखना, भीतरी स्तंभ लेख से ही पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में सैदपुर तहसील में भीतरी नामक स्थान से भीतरी स्तंभ लेख मिलता है। कहां से मिलता है? उत्तर प्रदेश के अंदर क्या है? गाजीपुर जिला है। उसके अंदर क्या है? सैदपुर तहसील है। और उसके अंदर क्या है? भीतरी नामक एक स्थान है। वहीं से आपको भीतरी स्तंभलेख मिलता है। इसमें पुष्यमित्रों और हूणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है। उल्लेखनीय है कि हूणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ, जिसमें वे स्कंदगुप्त से बुरी तरह पराजित हुए। कौन पराजित हुए थे? हूणों ने। फिर भी अपना असर तो उन्होंने दिखाया ही था। गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कारण नहीं था?
हूणाक्रमण, प्रशासन का सामंतीय ढांचा, उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना या अरब आक्रमण। आपको हम बता दें, जो अरब आक्रमण था वो गुप्त के साम्राज्य का कारण नहीं था, जो गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण नहीं था, क्योंकि बाद में हुआ था। भारत पर जो अरब आक्रमण हुआ था वो गुप्तों के पतन के बहुत बाद पूर्व मध्यकालीन में हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, शक विजेता किसे जाना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त? तो यहाँ पर सही उत्तर आपका हो जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता के नाम से जाना जाता है। आपको हम बता दें, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जी है जो, उनको शक विजेता के नाम से जाना जाता था। पश्चिम भारत के अंतिम शक राजा रुद्र सिंह थर्ड को चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने 5वीं सदी के प्रथम दशक में परास्त कर पश्चिमी भारत में शक सत्ता का उन्मूलन किया था। किसने किसको हराया था? रुद्र सिंह थर्ड को हराया था। किसने हराया था? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने हराया था। शकों को हराने के कारण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की एक अन्य उपाधि शकारी भी है। उसने इस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के भी चलवाए। तो यहां से आपको हम बता दें, शक विजेता कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय है। ऐसा क्यों कहा गया उन्हें शक विजेता? क्योंकि उन्होंने शक राजा रुद्र सिंह थर्ड को हराया था और इस खुशी में उन्होंने क्या किया था? उन्हें शकारी की उपाधि मिली और इसकी खुशी में उन्होंने चांदी के सिक्के चलवाए थे। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त? आपको हम बता दें, रजत सिक्के जारी करने वाला जो प्रथम गुप्त शासक था वो चंद्रगुप्त द्वितीय था। रजत सिक्के जारी करने वाला जो प्रथम शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य था, जिसको गुप्त काल में रुपयक या रूपक कहा जाता था। तो जो रजत सिक्के जारी हुए थे उन्हें रुपयक या रूपक कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक मुद्राओं के ही अनुकरण पर रजत मुद्राओं को उत्कीर्ण करवाया। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त या श्रीगुप्त? सही उत्तर यहां पे आपका हो जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से आपको हम बताते, जो प्रभावती गुप्ता है उदयगिरी गुहा अभिलेख से संबंधित नहीं है। जो उदयगिरी गुहा अभिलेख से संबंधित है वह है हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय। तो कुमारगुप्त प्रथम मंदसौर अभिलेख से संबंधित है, बिल्कुल सही है। पतिक तक्षशिला अभिलेख से संबंधित है, बिल्कुल सही है। समुद्रगुप्त एरण अभिलेख से संबंधित है, ये भी सही है। और चंद्रगुप्त द्वितीय हमारे उदयगिरी गुहा अभिलेख से संबंधित है। चंद्रगुप्त और इधर दत्ता देती, एक तरफ शासक है, दूसरी तरफ रानियां है। आपको शासक और उनकी रानियों से आपको मैचिंग करनी है। तो चंद्रगुप्त की जो रानियां है उनमें आता है कुमार देवी, समुद्रगुप्त की रानी में आती है दत्ता देवी, चंद्रगुप्त द्वितीय में आती है हमारी कुबेर नागा और कुमारगुप्त प्रथम में आती है हमारी अनंत देवी। फिर से आपको बता दें, चंद्रगुप्त में कुमार देवी, समुद्रगुप्त में दत्ता देवी, चंद्रगुप्त द्वितीय में कुबेर नागा और कुमारगुप्त प्रथम में अनंत देवी। ईसा की 3री शताब्दी से जबकि हुण आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक निर्भर हो गए। अफ्रीकी व्यापार पर, पश्चिमी यूरोपीय व्यापार पर, दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर या मध्य पूर्वी व्यापार पर? सही उत्तर यहां पे आपका हो जाता है दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था? ताम्रलिप्ति, भड़ोच, कल्याण या कांबे? तो आपको हम बता दें, जो उत्तर भारतीय व्यापार था वो हमारा ताम्रलिप्ति से संचालित होता था। ये बंदरगाह था। गुप्त काल में ताम्रलिप्ति बंगाल का प्रमुख बंदरगाह था, जहां से उत्तर भारतीय व्यापार दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ होता था। पश्चिम भारत का प्रमुख बंदरगाह भृगु कच्छ, जिसे भड़ोच नाम से भी जानते थे, यहां से उत्तर भारत का पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। गुप्त काल में उत्तर भारत का सर्वाधिक व्यापार दक्षिण पूर्व एशिया से होता था, अतः इस काल का प्रमुख बंदरगाह ताम्रलिप्ति था। परंतु अन्य बंदरगाहों जैसे भड़ोच, कल्याण, कांबे आदि से भी
उत्तर भारतीय व्यापार होता था। इसलिए जो ये क्वेश्चन है इसमें सारे के सारों से ही व्यापार होता था, लेकिन ताम्रलिप्ति ज्यादा उपयुक्त आंसर है क्योंकि ये सबसे फिट बैठता है इस क्वेश्चन में। चलते अगले प्रश्न की तरफ। भारत में दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे। निम्नलिखित में से कौन सी बंगाल की खाड़ी के इस उत्कृष्ट आरंभिक समुद्री इतिहास की सबसे विश्वसनीय व्याख्या हो सकती है? प्राचीन काल तथा मध्यकाल में भारत के पास दूसरों की तुलना में अति उत्तम पोत तकनीक निर्माण तकनीकी उपलब्ध थी। ये कुछ फिट नहीं बैठ रहा है। इस उद्देश्य के लिए दक्षिण भारतीय शासकों ने व्यापारियों, ब्राह्मण, पुजारियों और बौद्ध भिक्षुओं को सदा संरक्षण दिया। ये भी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया था। बिल्कुल सही, ये एक्यूरेट है बंगाल की खाड़ी के बारे में। ए बी दोनों विश्वसनीय व्याख्या है, वे तो गलत ऑलरेडी है, तो ये भी गलत ही है। तो सी इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था। दूसरा, श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों का सुनिश्चित करती थी। और तीसरा, श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। न्यायिक अधिकार वाली बात बिल्कुल मुझे सही लग रही है। और वेतन भी श्रेणी द्वारा ही जारी होता था, तो ये भी सही है। जो पहला है वो गलत लग रहा है, तो दूसरा और तीसरा सही है, तो सी इसका राइट आंसर होना चाहिए। तो बिल्कुल सही है, केवल 2 और 3 इसका राइट आंसर है। आपको हम बता दें, प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था में श्रेणियों का विशेष महत्व। आपको बता दें श्रेणियां क्या है। ये संगठन व्यापारियों के द्वारा उनके व्यापार के समुचित संचालन के लिए स्थापित किए जाते थे। व्यापारियों द्वारा संचालित किए जाते थे, ये बात ध्यान रखना। श्रेणियों का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था तथा श्रेणियों के द्वारा ही सदस्यों के वेतन, काम करने के नियमों, मानकों तथा कीमतों का निर्धारण किया जाता था। प्रत्येक श्रेणी का अपना एक प्रमुख होता था। राजा का श्रेणियों के संचालन में कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। देख लीजिए, राजा का कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। श्रेणियां अपने नियम स्वयं बनाती थी। स्थानीय प्रशासन में भी श्रेणियों को काफी महत्व प्राप्त होता था। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? तो आपको हम बता दें, गुप्त काल जहां भी आ जाए और किसी आपके उत्पादन के बारे में बात करें तो वस्त्र उत्पादन गुप्त काल का जो प्रमुख व्यवसाय था, तो यहां पर ए वस्त्र उत्पादन सही उत्तर है। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन, तमिलनाडु वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे, इसलिए ए बिल्कुल सही है। वस्त्रोद्योग गुप्त काल का प्रमुख उद्योग था, यह बात ध्यान रखना आप। विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है प्राचीन हिंदू जनश्रुति के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में, एक आर्य राजकुमार और एक कबीली महिला की प्रेम कथा के बारे में, 2 आर्य कबीलों के बीच सत्ता के संघर्ष की कथा के बारे में, या चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में? बिल्कुल सही है। जो ये नाटक मुद्रा राक्षस नामक नाटक था, ये जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दुर्भिसंधियों के बारे में बताता था, तो बिल्कुल सही उत्तर इसका डी है। डॉक्टर के.पी. जायसवाल ने विशाख दत्त को चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन बताया है। और ये जो मुद्रा राक्षस था किसने लिखा था? ये विशाख दत्त ने लिखा था। और मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त के कृत्यों पर प्रकाश पड़ता है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों का वर्णन होता है। तो जो मुद्रा राक्षस है वो किसने लिखा? विशाख दत्त ने लिखा। इसमें किसका वर्णन है? चंद्रगुप्त मौर्य के कृत्यों का वर्णन है। निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? शोमिल, शूद्रक, शौनक या सुश्रुत? तो आपको सही हम बता दें, जो आयुर्विज्ञान विषयक है, ये एक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि जो सुश्रुत है वो गुप्त काल में नहीं थे, मतलब गुप्त काल से बाद में आए सुश्रुत जी। शोमिल इसी समय के थे, गुप्त काल के थे, लेकिन
वे एक नाटककार थे, वे आयुर्विज्ञान से उनका कोई संबंध नहीं था, लेकिन जो बोर्ड है उन्होंने सोमिल को सही उत्तर माना है। तो सोमिल इज द राइट आंसर। तो थोड़ा सा बता दें इसके बारे में। जो सुश्रुत थे वे शल्य क्रिया का, जो शल्य क्रिया है उसके जनक कहा जाता था। ये काशी के रहने वाले थे। इनका काल 600 ईसा पूर्व माना जाता है। शौनक ऋग्वेद कालीन ऋषि थे। जो शौनक थे वे कब के थे? वे ऋग्वेद कालीन थे। और जो हमारे सुश्रुत थे कब के थे? वे 600 ईसा पूर्व के थे। जो शूद्रक थे वे हमारे नाटककार थे। वे हमारे क्या थे? साहित्यकार थे शूद्रक। शोमिल वे भी नाटककार थे, लेकिन वे कहाँ कब के थे? वे थे गुप्तकालीन। ये भी गुप्तकालीन नाटककार थे और शोमिल भी गुप्तकालीन नाटककार थे, जिसे कालिदास ने भास और कविपुत्र के साथ याद किया है। इस प्रकार गुप्तकाल में औषधि के क्षेत्र में उपयुक्त में से किसी ने कार्य नहीं किया था। और जो हमारा बिहार लोक सेवा आयोग है उन्होंने ए को सही उत्तर माना है। और आपको बता दूं ए मुझे सही नहीं लगता, क्योंकि गुप्त काल का जो प्रारंभ हुआ था 275 एडी में हुआ था, और जो सुश्रुत के मान्य काल से करीब 1000 बाद का है। जो हमारा गुप्त काल है वो 1000 बाद का है, तो सुश्रुत बिल्कुल सही नहीं है। सोमिल गुप्त काल के ही है, लेकिन वे नाटककार थे। तो जब बोर्ड ने इसको ए मानना है तो ए ही है इसका उत्तर है। सुश्रुत तो बिल्कुल नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना हमेशा, वो गुप्त काल से इनका संबंध नहीं है। चलते अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? फिर से वही क्वेश्चन है। तो औषधि के लिए कौन जाने जाते हैं? तो औषधि के लिए में से कोई नहीं जाने जाते। जो बिहार लोक सेवा आयोग है उन्होंने इसका ए सही उत्तर माना है। फिर से देखो, पहले क्वेश्चन में गलती क्या किया, उसमें सुश्रुत मान के सोमिल मानना, वे नाटककार थे। अब सुश्रुत का तो गुप्त काल से कोई संबंध है ही नहीं, तो ये बिल्कुल गलत है। बिहार लोक सेवा आयोग ने भी बिल्कुल गलत चीज को सही माना है, बल्कि इनमें से कोई नहीं है। निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? धन्वंतरी, भास्कराचार्य, चरक या सुश्रुत? तो जो हमारे भास्कराचार्य थे वे एक गणितज्ञ थे, उनका आयुर्वेद से कोई संबंध नहीं था। बाकी जो तीनों है धन्वंतरी, चरक, सुश्रुत, इनका आयुर्वेद से पूरा संबंध था। ये जो हमारे भास्कराचार्य थे ये खगोलज्ञ थे और गणितज्ञ थे। इन्होंने अपने 2 ग्रंथ लिखे, एक तो सिद्धांत शिरोमणि और एक लीलावती। आपको हम बता दें जो सिद्धांत शिरोमणि का ही एक भाग लीलावती था। इनके ग्रंथों में गणित और खगोल विज्ञान संबंधी विषयों पर प्रकाश डाला गया है। लीलावती के लेखक कौन थे? फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया, पहले वाले क्वेश्चन में भास्कराचार्य जी लीलावती के लेखक थे। और ये सिद्धांत शिरोमणि जो भास्कराचार्य द्वारा रचित है उसका एक भाग है लीलावती। प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। तीसरी शती ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। ये गलत लग रहा है थोड़ा, ठीक है ना? ये गलत है, क्योंकि प्राचीन काल में प्रत्यारोपण नहीं शुरू हुआ था। प्रत्यारोपण तो आधुनिक तकनीकी का रिजल्ट है। 5वीं शती ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था, बिल्कुल सही है। और 7वीं सदी ईस्वी में चक्र चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था, ये भी सही लग रहा है। पहला भी सही लग रहा है, तो 1, 3, 4 मुझे सही लग रहे हैं, दूसरा गलत लग रहा है, तो सी इसका राइट आंसर होना चाहिए। तो बिल्कुल सही है, सी इसका राइट आंसर है। भारतीय यात्रा में फाहियान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया है, यह स्थित है उज्जैन, कौशाम्बी, ताम्रलिप्ति या पाटलिपुत्र। सही उत्तर यहाँ पे आपका हो जाता है डी, पाटलिपुत्र। यहाँ पे एक अस्पताल का उल्लेख किया गया है। चीनी यात्री फाहियान गुप्त काल में भारत आया था, उसने उल्लेख किया कि पाटलिपुत्र नगर के धनिकों ने एक बड़े अस्पताल की स्थापना की थी, जहां निर्धनों को निःशुल्क दवाएं और भोजन उपलब्ध कराया जाता था। यहां देश भर के रोगी इलाज के लिए आते थे। तो यहाँ से इसका सीधा सीधा उत्तर आ जाता है कि पाटलिपुत्र में जो धनवान लोग थे, गरीबों के लिए उन्होंने दवाई और भोजन उपलब्ध कराया था। ये कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। तो ये वर्णन किया किसने? ये फाहियान ने, जो भारतीय यात्री था, उसने इस चीज का वर्णन किया। चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? वररुचि, शंकु, क्षपणक या अमर सिंह? तो आपको बता दें जो क्षपणक था वे आपके फलित ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी थे, बहुत अच्छे। तो सी इसका राइट आंसर है। कालिदास किसके शासन काल में थे? ए समुद्रगुप्त, बी अशोक महान, सी चंद्रगुप्त प्रथम या डी चंद्रगुप्त द्वितीय? सही उत्तर यहाँ पे आपका हो जाता है
चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कालिदास जी थे। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? आर्यभट्ट, भास्कर, ब्रह्मगुप्त या वराह मिहिर? तो सही उत्तर यहां पे आपका हो जाता है आर्यभट्ट ने कहा था। अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? कौड़ी, दीनार, निस्क या पर्ण? आपको हम बता दें, गुप्त काल में जो स्वर्ण मुद्रा है उसे दीनार के नाम से जानते थे, दीनार के नाम से जानते थे। तो सही उत्तर यहाँ पे बी दीनार हो जाता है। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था। यहां पे बात कर रहे हैं रजत मुद्राओं को, पहले भी ये प्रश्न आ चुका है। तो सही उत्तर यहां पर हो जाता है आपका रूपक। रूपक को जो रजत मुद्राएं होती थी गुप्तकालीन में, उन्हें हम रूपक के नाम से जानते थे, और जो स्वर्ण मुद्राएं होती थी उनको हम दीनार के नाम से जानते थे। गुप्त शासकों के सिक्के उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा में पाए गए हैं। सिक्कों का सबसे प्रसिद्ध प्राप्ति स्थल राजस्थान का भरतपुर, जिसको बयाना के नाम से जानते हैं, वहां पर सबसे ज्यादा सिक्के मिले हैं। इनके द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के रूपक कहलाते थे और स्वर्ण मुद्राओं को दीनार कहा जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? चंद्रगुप्त प्रथम ने, घटोत्कच ने, समुद्रगुप्त ने या श्रीगुप्त ने? सही उत्तर यहां पे है चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे। गुप्त शासक है ये, सिक्के जारी करने वाले प्रथम। गुप्त शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा सर्वप्रथम सिक्के जारी किए गए। चंद्रगुप्त प्रथम के पूर्व के शासकों श्रीगुप्त, घटोत्कच द्वारा सिक्के जारी करने का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। हम ये नहीं कह सकते उन्होंने सिक्के जारी नहीं किए गए हुए, लेकिन कोई साक्ष्य नहीं मिला तो हम तो यही मानेंगे कि उन्होंने कोई सिक्के जारी नहीं किए हैं। तो प्रथम कौन हुए? चंद्रगुप्त प्रथम ही प्रथम है सिक्के जारी करने वाले गुप्त शासक। समुद्रगुप्त द्वारा भी कई प्रकार के सिक्के जारी किए गए थे, परंतु इनका काल चंद्रगुप्त प्रथम के बाद का है। तो पहले कौन हुए? चंद्रगुप्त प्रथम हुए। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे। तो जो स्त्री और शूद्र वे बोलते थे हमारी प्राकृत भाषा बोलते थे, और जो हमारे उच्च वर्ण के लोग थे वे संस्कृत भाषा बोलते थे। तो स्त्री और शूद्र बोलते थे प्राकृत भाषा और उच्च वर्ण के लोग बोलते थे संस्कृत भाषा। चलते अगले प्रश्न की ओर। सती प्रथा का प्रथम उल्लेखीय साक्ष्य प्राप्त हुआ है एरन से, जूनागढ़ से, मंदसौर से या सांची से? तो सही उत्तर यहां पे आपका हो जाता है एरन से। एरन से सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य प्राप्त हुआ है। आपको हम बता दें, यहां जो अभिलेख प्राप्त हुआ है वो 510 ईस्वी का है, और इसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? गोपराज नामक एक सेनापति थे, उनकी स्त्री के सती होने का उल्लेख है। गुप्त संवत की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या घटोत्कच? सही उत्तर यहां पे आपका हो जाता है चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा ही गुप्त संवत की स्थापना की गई थी, और इनकी जो प्रारंभ तिथि है वह 319 ईस्वी है। अब मैचिंग दी गई है, एक तरफ सम्राट है, दूसरा विरुद्ध है, तो उपाधि भी कह सकते हैं हम। तो जो अशोक है उन्हें मिली हमें प्रियदर्शन की उपाधि, समुद्रगुप्त को दी गई थी परक्रमांक की उपाधि, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई और स्कंदगुप्त को क्रमादित्य की। फिर से बता दें, अशोक को प्रियदर्शन, समुद्रगुप्त को परक्रमांक, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य और स्कंदगुप्त को क्रमादित्य। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? क्रमिक पतन, जहां नगर धीरे धीरे पतन की ओर चलने लगे थे, पतन हो गया था उनका, ये है आपका गुप्त काल की विशेषता थी। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? गुप्त वंश, पाल वंश, राष्ट्रकूट या फिर प्रतिहार? तो आपको हम बता दें, जो गुप्त वंश में था वो मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा जो भूमि थी वो अनुदान में दी जाती थी। और प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहलाता था? बता दें कि गुप्त काल को ही जो आपका शासनकाल जो है वो स्वर्ण युग कहलाता था। गुप्त काल को इतिहासकारों ने भारत का स्वर्ण युग कहा गया।
इस काल का क्लासिक युग, क्लासिकल एज, या भारत का पेरिक्लीन युग भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? देखो, इसके कुछ कारण है। जैसे महान सम्राटों का काल था ये, श्रेष्ठ शासन हुआ, जो आर्थिक समृद्धि ज्यादा थी, धार्मिक सहिष्णुता का काल था, भारतीय संस्कृति के प्रचार का काल था, साहित्य, विज्ञान और कला के उत्कर्ष का भी ये काल था। तो इसलिए इसको प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहलाया जाता है। ये निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? तो आपको हम बता दें, ये तो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सका कि जहां स्त्रियों पुरुषों को बराबर का मौका मिले। तो ना तो गुप्त काल में ऐसा हुआ, ना मौर्य काल में ऐसा हुआ, ना चोलों में ऐसा हुआ, ऋग्वैदिक काल में तो ऐसा था भी, उसके बाद नहीं हो पाया कभी भी। तो इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल राइट आंसर है इसका। गुप्त भूमि में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो जो गुप्त भूमि में भूमि राजस्व की दर होती थी वो 1/6वां भाग आपको देना पड़ता था। तो उपज का 6ठा भाग, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर है। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को उद्रंग या भाग कर कहते थे। जो गुप्त अभिलेख प्राप्त हुए उसमें जो भूमि का कर होता था, जो 1/6वां भाग होता था, उसको उद्रंग या भाग कर कहा जाता था। किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता था? बिना जोती हुई जंगली भूमि, सिंचित भूमि, घने जंगल वाली भूमि, जोती हुई भूमि, या उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर यहां पे आपका हो जाता है बिना जोती हुई भूमि को, जंगली भूमि को हम क्या बोलते हैं? अप्रहत बोलते हैं। भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यवाप तथा द्रोणवाप शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं? तो ये एक दो तरह की माप है। जैसे भूमि को मापते हैं ना, बीघा में, गज में, फुट में, ऐसे ही कुल्यवाप और द्रोणवाप दो तरह की भूमाप को शो करते हैं। तो ये दोनों क्या है? भूमाप है। एक और भूमाप है, वो क्या है आपकी? वो है अधवाप। अधवाप भी एक तरह की भूमि की माप है। गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किसे कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? सैन्य अधिकारियों को, सिविल अधिकारियों को, ब्राह्मणों को, दरबारी विद्वानों को। तो सही बता दें हम आपको, ब्राह्मणों को कर रहित भूमि, कृषि भूमि प्रदान की जाती थी, उनसे कोई कर नहीं लिया जाता था। मंदिरों को भी दान की जाती थी। गुप्त काल में मंदिरों और ब्राह्मणों को जो भूमि दी जाती थी उसे अग्रहार कहा जाता था। ठीक है। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे। तो प्राचीन भारत में जो सिंचाई कर होता था, सिंचाई कर को हम बोलते थे बिदक भादक, बिदक भागम, बिदक भागम। ये वर्ड याद रखना, ये बड़ा कंफ्यूजन है, अलग वर्ड है बिदक भागम। सिंचाई कर को बिदक भागम बोला जाता था। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को बिदक भागम अथवा उदक भाग कहा गया। हिरण्य मौर्य काल में लिया जाने वाला नगद कर था। ये हिरण्य क्या था? नगद कर था। ये जो है ये एक नगद कर था। और जो हमारा उद्रंग, और उद्रंग क्या है? ये भूमि कर है, आपको बता चुका हूं, जो उद्रंग है। और जो आपका ये प्राचीन भारत में राजपूत युगीन संस्कृति में उल्लेख है कि उपरनिका भूमि पर स्थायी तथा अस्थायी रूप से रहने वाले किसानों से लिया जाता था। मतलब यहाँ पर जो ये है, ये भी एक प्रकार का कर था जो किन से लिया जाता था? जो स्थायी या अस्थायी रूप से रहने वाले किसान होते थे, उनसे ये लिया जाता था। तो इन चारों के आपको पता चल गया किस प्रकार के टर्म है ये। 3री शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था तांबे के बर्तनों के लिए, स्वर्ण आभूषणों के लिए, लोहे के यंत्र उपकरणों हेतु या हाथी दांत के काम हेतु। तो सही उत्तर यहाँ पे हो जाता है आपका लोहे के यंत्रों उपकरणों हेतु जो हमारा वारंगल था वो प्रसिद्ध था। प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर, घंटाशाला, कदूरा तथा चोल किस लिए विख्यात थे? तो विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह थे ये, या फिर शक्तिशाली राज्यों की राजधानी, उत्कृष्ट जो हमारा प्रस्तर कला तथा स्थापत्य से संबंधित स्थान थे, या बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल थे। तो सही आपको बता दें हम, ये विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह थे। कौन कौन से? घंटाशाला, कदूरा और चोल। थोड़ा और बता दे, घंटाशाला और जो कदूरा था वहाँ से हम पूर्वी तटीय जो शहर थे वहाँ व्यापार होता था, और जो चोल पश्चिमी तटीय बंदरगाह थे वे पश्चिमी तटीय जो बंदरगाह है उसका प्रतिनिधित्व करते थे, जो हमारा चोल था। ठीक है ना। तो जो घंटाशाला और कदूरा था ये कहा करते? पूर्वी तटीय शहर के साथ व्यापार करते थे, और जो चोल था वो पश्चिमी तटीय बंदरगाह शहर के साथ व्यापार करते थे।
तोरमाण किस जातीय दल का था? तो आपको हम बता दें, जो तोरमाण था वो हमारा हुण से संबंधित था। तोरमाण भारत पर दूसरे हुण आक्रमण का नेता था। जो दूसरा, देखो पहला जो हुआ था तो स्कंदगुप्त ने हरा दिया था, ठीक है ना, काफी गंदे रिजल्ट मिले थे बाद में, फिर भी हमें। जो दूसरा हुण आक्रमण था उसका जो नेता कौन था? वो था तोरमाण था। मध्य भारत के एरन नामक स्थान से वाराहा प्रतिमा पर खुदा हुआ उसका लेख मिला है, जिससे पता चलता है कि धन्य विष्णु उसके शासनकाल के प्रथम वर्ष में उसका सामंत था। निम्नलिखित में से किसने हुण शासक मिहिर कुल को पराजित किया था? बुधगुप्त, यशोधर्मन, शशांक या प्रभाकर वर्धन? तो सही उत्तर यहां पे आपका हो जाता है यशोधर्मन, बिल्कुल सही उत्तर है। यशोधर्मन ने हुण शासक जो मिहिर कुल को पराजित किया था। चीनी यात्री हेनसांग तथा मंदसौर लेख के साक्ष्य से ज्ञात हुआ। किससे ज्ञात हुआ? एक तो हेनसांग से, और एक जो हमारे मंदसौर लेख है वहां से ज्ञात होता है कि सर्वप्रथम गुप्त नरेश नरसिंह गुप्त बाल द्वितीय और तत्पश्चात जो हमारा मालव नरेश यशोधर्मन थे द्वारा मिहिर कुल को बुरी तरह पराजित किया गया था। चीनी तीर्थयात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन किया? युआन चांग, फाइयान, सुंग युन, इति सिंह? तो सही उत्तर यहां पे आपका हो जाता है सी। जो हमारे सुंग युन है इसने 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन किया था। ये 6ठी शताब्दी में आने वाले भारत दर्शन करने वाले चीनी तीर्थयात्री थे। चीनी यात्री सुंग युन ये 518 ईस्वी में भारत आए थे। इन्होंने अपनी 3 वर्ष की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की। तो 3 वर्ष की यात्रा की इन्होंने, और क्या किया? बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला है, गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे। उनका प्रशासन नितांत केंद्रीकृत था। उन्होंने भूमि दान की परंपरा को विस्तारित किया। तो मुझे लगता है दैवीय अधिकारों का तो दावा करते थे, बिल्कुल सही है। और इन्होंने भूमि दान की परंपरा को विस्तारित किया, बिल्कुल सही है। लेकिन इनका जो प्रशासन था वो केंद्रीकृत नहीं था, संघात्मक था। केंद्रीकृत बिल्कुल नहीं कह सकते हम। तो इसका उत्तर 1 और 3 सही है। तो सी इसका सही उत्तर है, बिल्कुल सही। 3 इसका बिल्कुल 1 और 3 सही उत्तर है। केंद्रीकृत ना होकर कैसा था? ये संघात्मक था। गुप्त राजा अनेक छोटे राजाओं का राजा होता था, ठीक है, संघ के रूप में बटे हुए थे। सामंत और प्रांतीय शासक अपने अपने क्षेत्रों में नितांत स्वतंत्रता का अनुभव करते थे। गुप्त काल के दौरान भारत में बलात् श्रम किसको बोलते हैं? अब एक तरह का श्रम, हम जो मेहनत कर रहे हैं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी कि मजदूरी कर रहे हैं या श्रम कर रहे हैं, ठीक है, मेहनत कर रहे हैं, उसके बारे में क्या चीज सत्य है इसमें आपको बता दें। इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत, जनता द्वारा दिए जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता है। बिल्कुल सही था ये। अगर आप पैसों के रूप में कर नहीं दे पा रहे हो तो उस स्थिति में यहां पर मेहनत करा के, मजदूरी करा के, श्रम करा के कर के रूप में वसूला जाता था। बिल्कुल सही बात है। तो ए बिल्कुल सही है यहां पे, और आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर ए बिल्कुल सही उत्तर है आपका। कहा जाता है कि शतरंज का खेल उद्भूत हुआ था। ये कहां से हुआ था? ये हुआ था हमारा भारत से, जो हमारा शतरंज का खेल उद्भूत हुआ था। महाभारत में इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता है। भारत से यह ईरान और तत्पश्चात यूरोप में पहुंचा था। तो शुरुआत इसकी कहां से हुई थी? भारत से इसकी शुरुआत हुई थी। शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय था। तो जो मृच्छकटिकम था, ये जो पुस्तक थी, ये शूद्रक द्वारा लिखी गई थी, और इसमें एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा थी। तो ए यहां पर बिल्कुल सही ऑप्शन है। शूद्रकृत मृच्छकटिकम नामक रचना से गुप्तकालीन शासन व्यवस्था एवं नगर जीवन के विषय में रोचक सामग्री मिलती है। इसे तत्कालीन समाज में होने वाले परिवर्तनों पर प्रकाश पड़ता है। यथा इससे पता चलता है कि उज्जैनी में कुछ शूद्र अधिकारी थे, अब उन्हें महाकाव्यों एवं पुराणों के श्रवण का अधिकार भी मिल गया था। वस्तुतः इस ग्रंथ में चारुदत्त, ये ध्यान रखना, चारुदत्त नामक ब्राह्मण, सार्थवाह एवं एक गणिका की पुत्री वसंत सेना की प्रेम गाथा को शब्दों का रूप दिया गया है। प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? ए कपिल, बी गौतम, सी नागार्जुन या डी चरवाक? तो सही उत्तर यहां पे आपका हो जाता है, जो सांख्य दर्शन है उसमें जो योगदान है सबसे ज्यादा वो हमारा है ए कपिल।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सांख्य पुनर्जन्म या आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है। सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान की ही मोक्ष की ओर ले जाता है, न कि कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारक। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो आपको हम बता दें, दो बिल्कुल सही है, पहला बिल्कुल सही नहीं है। सांख्य पुनर्जन्म या आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता, ये गलत है, करता है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। कपिल सांख्य पद्धति के सबसे पुराने प्रणेता है। कपिल यह बताते हैं कि किसी व्यक्ति का जीवन प्रकृति की शक्तियों द्वारा गढ़ा जाता है, किसी दैवी सत्ता द्वारा नहीं। बिल्कुल सही, दोनों कथन बिल्कुल सही है। योग दर्शन के प्रतिपादक है पतंजलि, गौतम, जैमिनी या शंकराचार्य। तो हम बता दें, योग दर्शन, योग का नाम आते पतंजलि का नाम हमारे दिमाग में आ जाता है, तो ए बिल्कुल सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा एक अष्टांग योग का अंश नहीं है? अनुस्मृति, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा। आपको हम बता दें, जो अनुस्मृति है वो अष्टांग योग का अंश बिल्कुल नहीं है। ध्यान भी है, धारणा भी है और प्रत्याहार भी है। आपको बता दें, अष्टांग योग में आपके 8 योग है जिसमें अनुस्मृति नहीं है। कौन कौन से में 8? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। फिर से बता रहा हूं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के, पुष्यमित्र शुंग के या चंद्रगुप्त प्रथम के? तो हम बता दें आपको, जो पतंजलि थे वे पुष्यमित्र शुंग के समसामयिक थे। तो याद करने ट्रिक बस यही है, पैसे पतंजलि और पैसे पुष्यमित्र शुंग। बिल्कुल सही उत्तर है। नव्य न्याय संप्रदाय स्कूल के, एक स्कूल है, के संस्थापक कौन थे? रघुनाथ शिरोमणि, गंगेश, श्रीधर या उदयन? तो सही उत्तर यहां पे आपका हो जाता है गंगेश जी और उदयन, दोनों ही नव्य न्याय संप्रदाय स्कूल के संस्थापक थे। तब तक जीवित रहो, सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए रण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर की भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह उक्ति किसकी है? कपालिक संप्रदाय वालों की, नागार्जुन के शून्यवाद वालों की, आजीवकों की या फिर चरवाकों की? तो सही उत्तर यहां पे आता है आपके चरवाकों की। चरवाक नाम याद रखना, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पुनर्जीवन के बारे में, पुनर्जीवन बिल्कुल नहीं होता, यह निषेध मानता है। कौन मानता है? चरवाक जी मानते हैं। तो उन्होंने ये शुक्ति बोली है। केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता है? जैन, चरवाक, बौद्ध या सांख्य? देखिए, बहुत सारे प्रमाण, देखो केवल एक प्रत्यक्ष, केवल एक जो प्रत्यक्ष है वही प्रमाण है। इस चीज को कौन मानता है? तो चरवाक जी इसको मानते हैं कि प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। बाकी ने एक, किसी के एक मत है, किसी के 2 मत है, किसी के 3 मत है, किसी के 4 मत है। ठीक है ना? देखो, भारतीय दर्शन में विभिन्न संप्रदायों में प्रमाणों की संख्या के विषय में पर्याप्त मतभेद है। देखो, जैसे बौद्ध और वैश्विक जो हमारे संप्रदाय है, वे प्रत्यक्ष और अनुमान 2 प्रमाणों को स्वीकार करते हैं। कौन कौन? देखो, कौन कह रहा हूं मैं? बौद्ध और वैश्विक, जो हमारे वैशेषिक संप्रदाय है, वे किसे मानते हैं? प्रत्यक्ष को मानते हैं, अनुमान को मानते हैं। जैन, सांख्य, योग और जो हमारे विशिष्टाद्वैत है, वो इन दोनों के साथ, प्रत्यक्ष अनुमान के साथ साथ शब्द प्रमाण को भी मानते हैं, यानी शब्द को भी उन्होंने जोड़ दिया। यानी बौद्ध के 2 थे, प्रत्यक्ष और अनुमान, और जैन, सांख्य, योग, विशिष्टाद्वैत, इनके कितने हो गए? 3 हो चुके हैं, प्रत्यक्ष भी, अनुमान भी और हमारे शब्द भी। जो न्याय दार्शनिक प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान 4 प्रमाणों को स्वीकार करते हैं। जो प्रभाकर मीमांस में इन 4 प्रमाणों के साथ अर्थापत्ति को भी जोड़ देते हैं। भट्ट मीमांसा और अद्वैत जो हमारे वेदांत दर्शन है, इन प्रमाणों के साथ अनुलब्धि को भी जोड़ देते हैं। ठीक है ना? इसके विपरीत चरवाक केवल एक को ही मानते हैं और प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं। ठीक है ना? तो यहां देख सकते हैं, किसी के 1 है, किसी के 2, किसी ने 4, किसी के 5। ठीक है ना? लेकिन जो हमारे चरवाक है, वे केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं। अधोलिखित में कौन एक चरवाक के अनुसार सर्वोच्च मूल्य है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, भक्ति? तो
काम को सर्वाधिक महत्ता मिलती है कि काम है, क्रम जैसा होगा ऐसे ही आपको फल मिल जाएंगे, तो काम ही मानते हैं ये। चरवाक दर्शन में भारतीय परंपरा में स्वीकृत चारों पुरुषार्थों में काम को परम पुरुषार्थ माना है। इसके अनुसार जो कर्म काम की पूर्ति करे या मनुष्य को सुख प्रदान करे वही उचित है। चरवाक के अनुसार अर्थ सुख प्राप्ति का साधन है। उल्लेखनीय है कि चरवाक दर्शन में सुख से तात्पर्य इंद्रिय सुख से है। चरवाक दार्शनिक प्रणाली लोकायत प्रणाली भी कहलाती है, आस्तिक प्रणाली भी कहलाती है, मीमांसा प्रणाली भी कहलाती है, या फिर वैशेषिक प्रणाली भी कहलाती है। तो आपको बता दें चरवाक है वो लोकायत प्रणाली भी कहलाती है। चरवाक दर्शन एक भौतिकवादी दर्शन है जिसे लोकायत के नाम से भी जाना जाता है। इस दर्शन के जो हमारे प्रणेता चरवाक है यह नास्तिक विचारधारा पर आधारित है। ध्यान रखना, नास्तिक विचारधारा पर आधारित है। यह दर्शन मात्र प्रत्यक्ष को प्रमाण मानता है। बार बार एक क्वेश्चन आ चुका है। चलते अगले प्रश्न की ओर। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था चरवाक ने, गौतम ने, कपिल ने या जैमिनी ने? तो सही उत्तर यहां पे आपका हो जाता है गौतम ने न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। न्याय दर्शन का प्रवर्तन गौतम ने किया, जिन्हें अक्षपाद भी कहा जाता है। न्याय का शाब्दिक अर्थ है तर्क या निर्णय। न्याय दर्शन में 16 पदार्थों या तत्वों का अस्तित्व स्वीकार किया गया है। न्याय दर्शन का मूल ग्रंथ गौतम ग्रंथ न्याय सूत्र है। ध्यान रखना कितने क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए जो न्याय दर्शन है उसका जो प्रवर्तक कौन है? गौतम जी है। ठीक है, उन्हें क्या, इसे क्या कहा गया? अक्षपाद भी कहा गया है। ठीक है, और न्याय का जो अर्थ है वो क्या होता है? तर्क या निर्णय होता है। तो जो न्याय दर्शन में कितने पदार्थों का अस्तित्व माना है? 16 पदार्थों का अस्तित्व मानना है। ठीक है ना। और जो न्याय दर्शन का मूल ग्रंथ है जो गौतम जी द्वारा कृत है वो है न्याय सूत्र। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न से पहले ये 4 चीजें आपको याद रखनी चाहिए। जो न्याय दर्शन है उसको प्रचारित किया था गौतम ने, सांख्य दर्शन कपिल, वैशेषिक कणाद, और जो मीमांसा वो जैमिनी। याद रखिएगा, मीमांसा जैमिनी, वैशेषिक कणाद, और जो सांख्य दर्शन कपिल, और जो हमारा न्याय दर्शन है वो गौतम। यहां पर एक तरफ दर्शन है, दूसरा मोक्ष प्राप्त करने के तरीके बताए गए हैं, इनको मैचिंग करना है। तो जो न्याय दर्शन है, न्याय दर्शन यहां पर तार्किक चिंतन पर आधारित है, तो तार्किक चिंतन करके ही आपको न्याय दर्शन मिल सकता है। मीमांसा दर्शन आपको वैदिक अनुष्ठान करना पड़ेगा उसके लिए। सांख्य दर्शन के लिए आपको वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण करना पड़ेगा, और जो आपका वेदांत दर्शन है उसके लिए आत्मज्ञान का दर्शन करना पड़ेगा। फिर से बता देता हूं, जो न्याय दर्शन है तार्किक चिंतन, मीमांसा दर्शन है वैदिक अनुष्ठान करना, सांख्य दर्शन है वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण करना, और वेदांत दर्शन जो है वो आत्मज्ञान से संबंधित है। षड दर्शन और इसके प्रवर्तक के कुछ नोट है, ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है, बीच बीच में लेके आता रहूंगा ताकि आपको कुछ नॉलेज होती रहे। ये कोई क्वेश्चन नहीं है, इसको याद रखना है कि जो न्याय दर्शन है उसके प्रवर्तक गौतम है, पूर्व मीमांसा दर्शन के कौन है? जैमिनी है, सांख्य दर्शन के कपिल मुनि है, और जो वेदांत दर्शन या उत्तर मीमांसा, देखो एक तो ये पूर्व मीमांसा के कौन है? ये हमारे जैमिनी है, और उत्तर मीमांसा के हमारे कौन है? बादरायण जी है। वैशेषिक जो हमारे दर्शन है उसके उलुक कणाद मुनि है, कणाद भी बोल देते हैं वैशेषिक दर्शन वालों को, और योग दर्शन जो है वो पतंजलि से संबंधित है। तो इनको याद रखना पड़ेगा आपको। न्याय दर्शन गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी है, और सांख्य दर्शन कपिल मुनि, वेदांत दर्शन या उत्तर मीमांसा बादरायण, वैशेषिक दर्शन उलुक कणाद मुनि या खाली कणाद बोल देते हैं इनको हम, और योग दर्शन पतंजलि। कर्म का सिद्धांत संबंधित है, तो कर्म का सिद्धांत आपका संबंधित है मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। कर्म का सिद्धांत मीमांसा दर्शन से संबंधित है। इसे पूर्व मीमांसा, कर्म मीमांसा या धर्म मीमांसा भी कहते हैं। पहले देखो आपको मैं बता दूं, अभी जो आया था उसमें उत्तर आपका उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा आया था। तो पूर्व मीमांसा जो है वो कर्म मीमांसा बोलते हैं, धर्म मीमांसा भी उसको हम बोलते हैं। मीमांसा के प्रखर आचार्य कुमारिल भट्ट को, जिनकी गणना भारतीय दर्शन के मूर्धन्य आचार्यों में की जाती है, जिन्होंने अपने प्रमुख तर्कों से बौद्ध धर्म तथा दर्शन का खंडन करके वैदिक धर्म और दर्शन की पुनः प्रतिष्ठा की, पूर्व मीमांसा और वेदांत के बीच श्रृंखला माना जा सकता है। तो बस ये ध्यान रखना, आप जो कर्म का सिद्धांत है या आ जाए जो पूर्व मीमांसा है, या आ जाए जो हमारी धर्म मीमांसा है। ठीक है ना।
या फिर इसको हम कर्म मीमांसा बोल दे सकते हैं, ठीक है ना, कर्म मीमांसा। तो नाम से नाम ध्यान रखना पड़ेगा, कर्म आ जाए, धर्म आ जाए, पूर्व आ जाए, ठीक है ना। तो कर्म का सीधा किस संबंध है, मीमांसा से संबंधित है, आपस में एक इंटरलेट करते हैं एक दूसरे को। निम्न में से किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य है, सांख्य, वैशेषिक, मीमांसा, न्याय या योग। तो सही उत्तर यहां पे हो जाता है मीमांसा। तो मीमांसा जो दर्शन है उसका मत यही है कि वेद शाश्वत सत्य है, वेद ही सब कुछ है। मीमांसा दर्शन वेद को शाश्वत सत्य मानता है। पूर्व मीमांसा दर्शन में वेद के कर्मकांड भाग पर विचार किया गया है। उत्तर मीमांसा में वेद के ज्ञान कांड भाग पर विचार किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, पूर्व मीमांसा में किस पे ध्यान दिया गया है, कर्मकांड भाग पर, और उत्तर मीमांसा में ज्ञान कांड भाग पर, इसको ध्यान रखिएगा। अपूर्व का सिद्धांत संबंधित है चरवाक से, जैन से, बौद्ध से या मीमांसा से। सही उत्तर यहां पे हो जाता है आपका मीमांसा से। अपूर्व का सिद्धांत मीमांसा दर्शन से, देखो कर्म का सिद्धांत था वो भी मीमांसा से संबंधित था, अपूर्व का सिद्धांत है वो भी मीमांसा से संबंधित है। मीमांसा दर्शन में एक अदृश्य शक्ति की कल्पना की गई है जो कर्म, देखिए कर्म भी आ गया, तथा उसके परिणाम के बीच एक अतिलौकिक कड़ी है, वह इसे अपूर्व कहता है। अपूर्व का शाब्दिक अर्थ है कोई नई वस्तु जो पहले नहीं जानी गई, वह जो पहले नहीं था वो भी इस मीमांसा से संबंधित है। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो जो हमारे परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया वो किया गया वैशेषिक जो हमारे दर्शन है उसके द्वारा। तो जो हमारे महर्षि कणाद थे उन्होंने ही जो हमारा परमाणु सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किया था, और वे कौन से दर्शन से संबंधित थे? वे वैशेषिक दर्शन से संबंधित थे। तो परमाणु सिद्धांत ये दुनिया का जो सृष्टि का निर्माण है वो अणु से हुआ है, इससे ये पता चलता है हमें। निम्नलिखित युगमों से कौन सा एक भारतीय षड दर्शन का भाग है? मीमांसा और वेदांत, न्याय और वैशेषिक, लोकायत और कापालिक, सांख्य और योग। तो हम आपको बता दें जो लोकायत और कापालिक है वो हमारा भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है। बाकी जो ये है मीमांसा और वेदांत, न्याय और वैशेषिक और सांख्य और योग, ये तीनों के तीनों हमारे भारतीय षड दर्शन का भाग है। देखिएगा, मीमांसा और वेदांत, न्याय और वैशेषिक, सांख्य और योग भारतीय षड दर्शन के भाग है। वेदों को मान्यता देने कारण ही सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, षड दर्शन जो हमारे आस्तिक दर्शन है कहे जाते हैं। इनके प्रणेता क्रमशः कपिल, पंचली, गौतम, कणाद, जैमिनी, बादरायण थे, जबकि लोकायत और कापालिक भारतीय षड दर्शन के भाग नहीं है। आपको मैंने षड दर्शन के बारे में भी बता दिया, उनके प्रणेता कौन है वो भी बता दिया, स्क्रीनशॉट लीजिए, याद कर लीजिएगा इसको। और ये लोकायत है, कापालिक, ये जो कापालिक है ये षड दर्शन के भाग नहीं है। लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है? जैन, बौद्ध, चरवाक या सांख्य? सही उत्तर है यहाँ पे चरवाक को आप लोकायत दर्शन के नाम से जानते हैं। चरवाक दर्शन को ही लोकायत दर्शन के नाम से जानता है। तो एक बात और पता चली कि जो चरवाक दर्शन है उसका दूसरा नाम लोकायत दर्शन है। यह भौतिकवादी दर्शन है जो भौतिक और सांसारिक सुख को अधिक महत्व देता है। अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है? तो बता दें अद्वैत जो दर्शन के संस्थापक है वो हमारे शंकराचार्य जी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अद्वैत दर्शन के संस्थापक शंकराचार्य जी है। शंकराचार्य ने प्रस्थान त्री मतलब 3 उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता पर भाष्य लिखकर अद्वैतवाद का समर्थन किया। ब्रह्मसूत्र पर उनका भाष्य ब्रह्मसूत्र भाष्य तथा शारीरिक शास्त्र कहलाता है। तो यहां पर पता चलता है जो ब्रह्मसूत्र भाष्य है और जो शारीरिक शास्त्र है, ठीक है ना, प्रस्थानत्रयी है, ये किससे संबंधित है? शंकराचार्य जी से संबंधित है। और ये किस दर्शन से संबंधित है? ये अद्वैत दर्शन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, शंकर के दर्शन को कहा जाता है एकत्ववाद, समग्र एकत्ववाद, द्वैतवाद या अद्वैतवाद? तो सही उत्तर यहां पे आपका हो जाता है अद्वैतवाद। बिल्कुल सही उत्तर है। जो शंकराचार्य जी थे वे अद्वैतवाद से संबंधित है, जैसा पिछला क्वेश्चन में मैं बता चुका हूं ऑलरेडी।
प्रच्छन्न बोध किसे कहा जाता है? शंकर, कपिल, रामानुजन या फिर पतंजलि को? तो जो प्रच्छन्न बोध है वो शंकराचार्य जी को बोला जाता है, शंकर जी को बोला जाता है। शंकर या शंकराचार्य अद्वैत दर्शन के प्रणेता, हिंदू धर्म के प्रख्यात दार्शनिक थे। बौद्ध धर्म की कई संकल्पनाओं को अपने दर्शन में शामिल करने के कारण उन्हें प्रच्छन्न बोध कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि इन्होंने बौद्ध धर्म की कई संकल्पनाओं को अपने दर्शन में शामिल किया था, इसलिए इन्हें प्रच्छन्न बोध कहा गया। किसे कहा गया? शंकराचार्य जी को कहा गया। निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? ज्ञान, क्रम, भक्ति, योग। तो आपको बता दें, ज्ञान के बिना आपको मुक्ति नहीं मिल सकती, तो ए ज्ञान बिल्कुल सही उत्तर है। अद्वैत वेदांत में ज्ञान मार्ग को मोक्ष का साधन स्वीकार किया जाता है। उसकी मान्यता है केवल ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। इसको बोलते हैं ज्ञानादेव मुक्ति, एक सुक्ति भी प्रचलित है। ज्ञान के अभाव में मुक्ति संभव नहीं है। उल्लेखनीय है कि अद्वैत वेदांत में सभी लोग ज्ञान मार्ग के अधिकारी नहीं है। ज्ञान मार्ग का अधिकारी केवल वही है जो साधन चतुष्टय, मतलब नित्यानित्य वस्तु विवेक, इहामुत्राद भोग विराग, शमदादि साधन संपत्ति एवं मुमुक्षुत्व से युक्त है। जबकि विशिष्टाद्वैत दर्शन में भक्ति मार्ग को मोक्ष का साधन माना गया है। तो अद्वैतवाद में तो मोक्ष का साधन क्या है? ज्ञान है। लेकिन विशिष्टाद्वैत दर्शन में भक्ति मार्ग को मोक्ष का साधन माना गया है। विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, श्रीकंठाचार्य या मध्वाचार्य? सही उत्तर यहां पे हो जाएगा रामानुजाचार्य को हमारा विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक माना गया है। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में रामानुजाचार्य का स्थान महत्वपूर्ण है। ये सगुण ईश्वर, ध्यान रखना, सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे तथा भक्ति को मोक्ष प्राप्ति, ध्यान रखना, भक्ति को मोक्ष प्राप्ति का साधन मानते थे। इन्होंने विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसने किया था? रामानुजाचार्य जी ने। रामानुजाचार्य का विशिष्ट अद्वैत दर्शन शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन, देखिएगा शंकराचार्य का कौन सा था? अद्वैत दर्शन था। इनका कौन सा दर्शन है? विशिष्ट अद्वैत दर्शन है। के विरोध में एक प्रतिक्रिया है। शंकराचार्य ने ब्रह्म को सत्य और जगत को मिथ्या बताया। किसने? शंकराचार्य ने। लेकिन रामानुजाचार्य जी ने क्या कहा है? जीवन आनंदमय, स्वयं प्रकाशमान और वैष्टिपूर्ण है और जगत मिथ्या न होकर सत्य पुष्टि है। तो उन्होंने जगत को मिथ्या बताया है और सत्य, ब्रह्म को सत्य बताया है शंकराचार्य जी ने। इन्होंने उल्टा बताया, उन्होंने जगत को मिथ्या नहीं कहा, सत्य कहा है, सृष्टि को सत्य कहा है। मनुष्य भक्ति के द्वारा ईश्वर में तल्लीन हो सकता है, अतः विकल्प एक बिल्कुल सही है। विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? रामानुजाचार्य जी थे। जबकि वल्लभाचार्य ने शुद्ध अद्वैतवाद तथा मध्वाचार्य ने द्वैतवाद दार्शनिक मत का प्रतिपादन किया था। तो किसने कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? आपको याद होना चाहिए। निम्न में से किसका संबंध वेदांत दर्शन से साथ नहीं है? शंकराचार्य, अभिनव गुप्त, रामानुज या फिर माधव? तो जो अभिनव गुप्त है वे वेदांत दर्शन के साथ नहीं है। वेदांत दर्शन को भारतीय विचारधारा की पराकाष्ठा माना जाता है। वेदांत का शाब्दिक अर्थ है वेद का अंत, यानी वैदिक विचारधारा की पराकाष्ठा। वेदांत दर्शन के तीन आधार है, एक तो उपनिषद है, एक ब्रह्मसूत्र है और एक भगवत गीता है। इन्हें वेदांत दर्शन को प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। कई सूक्ष्म भेदों के आधार पर इनके कई उपसंप्रदाय और इनके प्रवर्तक हैं, जैसे शंकराचार्य का अद्वैतवाद, रामानुज का विशिष्टाद्वैत, मध्वाचार्य का द्वैतवाद। अभिनव गुप्त की मुख्य ख्याति तंत्र और अलंकार शास्त्र के क्षेत्र में है। ये दर्शन के क्षेत्र में तर्कशास्त्र से जुड़े हुए थे। तो यहां पे फिर से मैचिंग आ चुकी है। जो हमारा विक्रम संवत्सर है वो 58 ईस्वी पूर्व से उसकी गणना होती है। जो हमारा शक संवत्सर है उसकी शुरुआत 78 ईस्वी से होती है। गुप्त जो संवत्सर है उसकी शुरुआत आपकी 320 ईस्वी से होती है। और जो कली संवत्सर है उसकी शुरुआत हमारी 3102 ईसा पूर्व से होती है, 3102 ईसा पूर्व से होती है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ।
शक संवत 78 ईस्वी से प्रारंभ हुआ, और जो हमारा गुप्त काल है वो 319 से प्रारंभ हुआ। जो भारत में मुसलमान शासन का युग 1192 से शुरू हुआ। तो हम आपको बता दें चारों के चारों जो समय काल है बिल्कुल सही है। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व, शक संवत 78 से, गुप्त काल 319 से, और जो मुसलमानों का जो युग का प्रारंभ हुआ था 1192 ईस्वी से हुआ था भारत में। पुलकेशिन प्रथम का जो बादामी शिलालेख है शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा। यहां पे थोड़ा सा आपको मैथमेटिक्स लगाना पड़ेगा। इसमें कहा गया है जो पुलकेशिन फर्स्ट था उनका जो बादामी का शिलालेख है उस पर 465 वर्ष अंकित है, और इसे आपको विक्रम संवत में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे? तो 601 आएगा। क्यों आएगा 601? क्योंकि क्या होता है इसमें शक संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी से माना जाता है, ठीक है ना। आप इसको 78 ईस्वी से इसका प्रारंभ आप मानते हो, तथा विक्रम संवत का प्रारंभ 57 अथवा 58 से मानते हो। चलिए हम 58 से मानते हैं, विक्रम संवत को आप 58 ईस्वी से मानते हो। अतः पुलकेशिन प्रथम शिलालेख पर विक्रम संवत से दिनांकित करने के लिए हमें 465 में 78 और 58 जोड़ना होगा। मतलब जो ये है 465, इसमें पहले 78 और 58 दोनों को जोड़ना पड़ेगा, और जो आएगा वही आपका विक्रम संवत होगा। मतलब जो बादामी शिलालेख पर अंकित है उसमें आपको जो आपका शक संवत का स्टार्टिंग मानी गई है उसको, और जहां से विक्रम संवत की स्टार्टिंग मानी गई है उसको, दोनों का सम करना पड़ेगा, दोनों का जोड़ना पड़ेगा। क्यों जोड़ना पड़ेगा? क्योंकि एक ईसा पूर्व का है और एक ईसवी का है, तो पहले से लेके आखिरी तक का आपको लेके चलना पड़ेगा, और उसी को ही आप इसमें अंकित कर सकते हो। ऐसे एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक चालुक्य अभिलेख की तिथि अंकन में शक संवत 556 दिया गया है, तो ये कितने टाइम के तुल्य है? तो ये 634 टाइम के तुल्य है। फिर से वही चीज आती है। अब देखो जो शक संवत में प्रचलन कुषाण वंशीय कनिष्क ने 78 ईस्वी से किया था, ठीक है ना। 78 ईस्वी से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। इसमें 556 अंकित है, तो दोनों को जोड़ दीजिए। 556 और 78 आपके कितने हो गए? यहाँ पर 634 हो गए, तो यहाँ पर 634 ईस्वी लिखा आएगा। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ बनता है कि जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें आपने 58 भी जोड़ दिया था, ठीक है ना। इसमें आपने खाली 78 क्यों जोड़ा? तो चलो इसके आपको थोड़ा सा इसका कंफ्यूजन खत्म कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, इसको आपने विक्रम संवत में कन्वर्ट करना था, तो विक्रम संवत की स्टार्टिंग डेट भी आपको जोड़नी पड़ेगी। विक्रम संवत की स्टार्टिंग डेट भी 58 भी जोड़ना पड़ेगा, लेकिन यहां पे आपको तुल्य वर्ष ईस्वी में बताना था, तो यहां पे सिंपल आपको 78 जोड़ना पड़ेगा, इससे ही काम चल जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान था काशी, अयोध्या, प्रतिष्ठानपुर या श्रावस्ती। तो जो हमारा चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान था प्रतिष्ठानपुर को माना जाता है, तो सी उत्तर बिल्कुल सही है। पुराणों के अनुसार चंद्रवंश या सोमवंश भी इनको हम बोलते हैं, क्षत्रिय वर्ण के 3 मूल वंशों, अन्य 2 जो सूर्यवंश है और अग्निवंश है में से एक था। चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान त्रेता युग में प्रयाग था, परंतु प्रलय के पश्चात द्वापर युग में चंद्रवंशीय जो संवारन ने प्रतिष्ठानपुर, जो अब झूसी इलाहाबाद में है, उसको इस राजधानी के रूप में स्थापित किया था। तो जो हमारा चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान था वो कौन सा था? प्रतिष्ठानपुर था। मोखरी जो हमारा शासकों की राजधानी थी वो क्या थी? वो थी कन्नौज। मोखरी शासकों की राजधानी हमारी कन्नौज थी। मोखरी गुप्तों के सामंत थे जो मूलतः गया के निवासी थे। मोखरी वंश के शासकों ने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई। अच्छा, निवासी कहाँ के थे? गया के निवासी थे। इस वंश के प्रमुख शासक हरिवर्मा, आदित्य वर्मा, ईशान वर्मा, सर्ववर्मा, ग्रहवर्मा थे। गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों का शासन था? मगध के गुप्त, मालवा के परमार, थानेसर के पुष्यभूति, कन्नौज के मोखारी, देवगिरी के यादव या वल्लभी के मैत्रक। नीचे देखे कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो हम आपको बता दें कि जो आपका मगध के गुप्त थे, बिल्कुल सही उत्तर है। आपका थानेसर के पुष्यभूति वो भी सही उत्तर है। जो आपका कन्नौज के मोखारी है वो भी सही उत्तर है, लेकिन जो वल्लभी के मैत्रक है वो भी सही उत्तर है। बाकी जो ये मालवा के परमार है और देवगिरी के यादव है,
इन राज्यों का शासन नहीं था। फिर से बता दूं आपको क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों का शासन था। देखिए, ये जो मगध का भी शासन था, थानेसर के पुष्यभूति का भी शासन था, कन्नौज के मुखारी का भी शासन था, वल्लभी के मैत्रक का भी शासन था, लेकिन न तो मालवा के परमार का शासन था और ना ही देवगिरी के यादव का शासन था। ये दोनों गलत है, बाकी 1, 3, 4, 6 बिल्कुल सही है। थोड़ा सा हम बता दें आपको कि 6वीं शताब्दी के मध्य तक शक्तिशाली गुप्त साम्राज्य के पतन के फलस्वरूप भारतीय राजनीति के विकेंद्रीकरण तथा विभाजन की प्रवृत्तियां प्रारंभ हो गई। इस दौरान अनेक स्थानीय सामंतों तथा शासकों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्न राज्यों की शासन था। देखो, मगध के गुप्त का शासन था, थानेसर से थानेश्वर भी बोलते के पुष्यभूति का शासन था, कन्नौज के मोखारी का शासन था, वल्लभी के मैत्रक का भी शासन था। अगर पूर्व एवं पश्चिम का विभाजन न करके केवल उत्तर और दक्षिण का विभाजन किया जाए तो विकल्प बी बिल्कुल सही है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में नियत है? हरिशेन, कलहण, कालिदास, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर आपका कलहण। तो हर्षवर्धन की जो समय की सारी सूचनाएं आपको कलहण की पुस्तकों में देखने को मिलता है। हर्ष के समय की विस्तृत सूचना इसके दरबारी कवि बाण भट्ट की कृति हर्षचरित से प्राप्त होती है। तो बाण भट्ट की कौन सी कृति है? हर्षचरित है। इससे जुड़ी कुछ सूचनाएं कलहण कृति राज तरंगिणी। तो कलहण ने किसकी रचना की? राज तरंगिणी की रचना की। कुछ सूचना इसमें मिलेगी आपको। कालिदास एवं हरिशेन की रचनाओं में हर्ष से संबंधित किसी भी सूचना का उल्लेख नहीं है, क्योंकि ये हर्ष के पूर्व के काल के हैं। कालिदास और हरिशेन ये दोनों ही हर्षवर्धन के पहले आ चुके, इस समय पीरियड में नहीं थे। चलते अगले प्रश्न की तरफ। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो हर्ष नामक पुस्तक बाण भट्ट जी द्वारा लिखित थी। इन्होंने क्या काम किया? यह वर्धन वंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत है। इसमें लेखक अपने समकालीन शासक एवं पूर्वजों के जीवन वृत्त का वर्णन प्रस्तुत करता है। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी। तो हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी। और आपको हम बता दें, चीनी स्रोतों से पता चलता है कि हर्ष एवं राज्यश्री दोनों साथ साथ कन्नौज के राज सिंहासन पर बैठते थे। कौन कौन? राज्यश्री और आपके हर्ष दोनों। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की ताकि वह राज्यश्री को प्रशासनिक कार्यों में पूरी सहायता प्रदान कर सके। यह हर्ष के विस्तृत साम्राज्य पर शासन करने के लिए भी उपयुक्त था। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां स्थानांतरित की थी? तो उन्होंने अपनी पहले क्वेश्चन में आपको रिवाइज करा दिया है कि उन्होंने थानेश्वर से कन्नौज में अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर दिया था। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। कौन कौन से थे वे? तो जहां अपनी राजधानी स्थानांतरित कन्नौज में था एक तो, और दूसरा प्रयाग में था। अन्य धर्मों में से महायान की उत्कृष्टता सिद्ध करने के लिए हर्ष ने कन्नौज में विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों के आचार्यों की एक विशाल सभा बुलवाई थी। चीनी साक्ष्यों के अनुसार इस सभा में 20 देशों के राजा अपने देशों के प्रसिद्ध ब्राह्मणों, श्रमणों, सैनिकों, राजपुरुषों आदि के साथ उपस्थित हुए थे। इस सभा की अध्यक्षता हिंसांग ने की थी। साथ ही हर्ष के समय प्रति 5वें वर्ष जो प्रयाग के समंग क्षेत्र में एक जो समारोह का आयोजन किया गया था उसे महामोक्ष परिषद कहा गया। हिंसांग स्वयं 6ठे समारोह में उपस्थित था। इसमें 18 देशों के राज्य सम्मिलित हुए थे। तो दोनों धार्मिक सम्मेलन कहाँ हुए थे? कन्नौज और प्रयाग। और थोड़ा सा इसको देख लेना कि इन दोनों सम्मेलनों में क्या खास था, क्या नहीं खास था। फिर भी इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। यूपीपीसीएस के एग्जाम में आप यहीं तक इसको देख सकते हैं कि कहाँ इसकी धार्मिक सम्मेलन का आयोजन हुआ था। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, तो वह जगह है आपकी प्रयाग। और दूसरी कहां है? वो है कन्नौज। इसका अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका। तो नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को किसने रोका था? वो रोका था आपके पुलकेशिन द्वितीय ने।
हर्ष की विजयों के फलस्वरूप उसके राज्य की पश्चिमी सीमा नर्मदा नदी तक पहुंच गई। इधर पुलकेशिन द्वितीय भी उत्तर की ओर राज्य का विस्तार करना चाहता था। ऐसी स्थिति में दोनों के बीच युद्ध असंभव हो गया। फलते नर्मदा के तट पर दोनों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को पराजित किया। पुलकेशिन जीत गया, हर्षवर्धन हार गया। पुलकेशिन द्वितीय की जो अहोल प्रशस्ति एवं हिंसा का विवरण इस युद्ध के साक्ष्य है। निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? फिर से सेम क्वेश्चन आ गया। तो इसको पराजित किया था पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष था। कब जो विजय का वर्ष कब मनाया गया था? वो 618 ईस्वी में मनाया गया था। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का शक्तिशाली राजा था। हर्ष की विजयों के फलस्वरूप उसके राज्य की पश्चिमी सीमा नर्मदा नदी तक पहुंच गई। उधर पुलकेशिन भी उत्तर की ओर राज्य का विस्तार करना चाहता था। सेम चीज जो पहले क्वेश्चन में आ चुकी है। ऐसी स्थिति में दोनों के बीच जो युद्ध था वो जरूरी हो गया था बहुत ज्यादा, और दोनों के बीच युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद जीत किसकी हुई? पुलकेशिन की जीत हुई, हर्षवर्धन हार गया। ठीक है। जो अल्टेकर था उनका विचार था कि हर्ष और पुलकेशिन का युद्ध 630 से 634 के बीच कभी हुआ था। इसका पहला कारण तो यह था कि वल्लभी का युद्ध 630 ईस्वी के पहले नहीं हो सकता, और यह युद्ध उसी का परिणाम था। पुलकेशिन का 630 ईस्वी का लोहनारा से प्राप्त लेख उसके द्वारा पराजित जिन शत्रु को उल्लेख करता है उसमें हर्ष का नाम नहीं था, तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है इस कंडीशन में। परंतु 634 ईस्वी का एलोल अभिलेख था जो इस युद्ध का उल्लेख करता है। अप्रैल 2016 में भंडारक ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसंधानकर्ताओं ने एक ताम्रपत्र लेख के आधार पर यह विचार व्यक्त किया कि चालुक्य शासक पुलकेशिन तथा हर्ष का युद्ध 618 ईस्वी में निश्चित किया जा सकता है। इंपीरियल जो हमारा गेजेटियर ऑफ इंडिया में इस बात की पुष्टि भी करता है। तो सबसे बड़ा जो इसमें कंफ्यूजन यही है कि कुछ प्रमाण मानते हैं कि इनके बीच युद्ध हुआ था, कुछ इनकी सही डेट फिक्स नहीं हो पा रही है, कुछ इसका कारण कुछ और भी मानते हैं। लेकिन जो हमारा BORI भंडार ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने क्या बताया कि जो युद्ध हुआ था वो 618 ईस्वी में हुआ था। और हार किसकी हुई थी? हर्षवर्धन की। जीता कौन था? पुलकेशिन जीता था। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। कवि बाण निवासी था, कहां का? पाटलिपुत्र का, थानेश्वर का, भोजपुर का, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो जो कवि बाण निवासी था वो उपयुक्त में से किसी का भी निवासी नहीं था। कहां का निवासी था? बाण भट्ट। देखो कवि बाण के नाम से कह दिया, ये बाण भट्ट की बात चल रही है यहाँ पे। बाण भट्ट का जन्म बिहार में सोन नदी के किनारे अवस्थित पृथ्वीकूटा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम चित्रभानु तथा माता का नाम राजदेवी था। तो कहां हुआ था? पृथ्वीकूटा में हुआ था। कहां है ये? बिहार की सोन नदी के किनारे स्थित है ये गांव। हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हेनसांग हमारा सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हर्षवर्धन के समय की सब प्रमुख घटना चीनी यात्री हेनसांग के भारत के आगमन की है। उसकी उत्कट अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों द्वारा पवित्र किए गए स्थानों को देखने और पवित्र बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने की थी। क्यों आया था? क्योंकि उसे जहां जहां महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश दिए हर चीज का उसे पता लगाना था, बहुत इंटरेस्टेड था, जितने ग्रंथ थे उनका अध्ययन करना चाहता था। ठीक है ना, इसलिए वो भारत आया था। और इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसने तांग शासकों की राजधानी चनंग में भारतवर्ष के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया। अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने ग्रंथ में लिखा, उसने एक ग्रंथ लिखा था, इसका नाम सीयू की था। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि सीयू की किसने लिखा था? हेनसांग ने लिखा था। क्यों लिखा था? भारत में यात्रा की थी, उसके ऊपर लिखा था। क्या नाम है? सीयू की। भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री युआन च्वांग, हेनसांग का दूसरा नाम ध्यान रखना युआन च्वांग भी है, ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशा और संस्कृति का वर्णन किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, सड़क और नदी मार्ग लूटमार से पूरी तरह सुरक्षित थे। अजी कहां सुरक्षित थे? डाकुओं से भरे पड़े थे। तो ये बिल्कुल गलत है। जहां तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल व विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी व्यक्ति की निर्दोषिता तथा दोष के निर्णय के साधन थे। व्यापारियों को नौ घाटों नौकाओं पर शुल्क देना पड़ता था। दूसरा तीसरा बिल्कुल सही है, पहला बिल्कुल गलत है, तो दूसरा तीसरा बिल्कुल सही है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो केवल 2 और 3। हर्ष के दरबार में हेनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? तो उसको भेजा था, उपयुक्त में से किसी ने नहीं भेजा। हेनसांग चीन के तांग वंशी शासक
ताई सुंग का समकालीन तथा इसी के राज्य का नागरिक था। तुर्क आक्रांताओं के भय से ताई सुंग ने अपने नागरिकों के लिए पश्चिम में विदेशी यात्रा पर प्रतिबंध लगा रखा था। हिनसांग ने तांग शासकों की राजधानी चंगन से स्वतंत्र रूप से, न कि दूत, मतलब वो खुद से आया था, उसे दूत बना के नहीं भेजा गया था, भारतवर्ष के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया था। कब प्रस्थान किया था, ये डेट याद रखना, 629 ईस्वी में प्रस्थान किया था। लगभग 13 वर्षों के भारत प्रवास के बाद जब वह वापस चीन पहुंचा तब सम्राट ने उसके कृत्यों के लिए उसे दंडित करने के बजाय उसका स्वागत किया था और उसे अपना आध्यात्मिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। बता दें आपको, ये बैन था, ऐसे स्वतंत्र रूप से ऐसे घूमना बैन था, विदेशी यात्रा पर प्रतिबंध लगा रखा था, लेकिन उसने स्वतंत्र रूप से खुद ही आया था, 13 वर्षों तक यहाँ रहा था, और जब वापस गया उसे दंड नहीं दिया कि तू बिना बताए चला गया, फिर यहाँ बैन था फिर भी चला गया, बल्कि उसका स्वागत किया गया, ठीक है ना, उसे नियुक्त किया गया सलाहकार, क्योंकि उसने बहुत अच्छी अच्छी चीजें खोजी थी भारत में आने के बाद। हिनसांग के भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के सबसे प्रसिद्ध नगर जो था वो कौन सा था, बता चुका हूं बार बार, मथुरा इसका जो सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था जब हिनसांग भारत आया था। चीनी यात्री हिनसांग हर्षवर्धन के समय भारत आया था, उसके अनुसार मथुरा उस समय सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था, जबकि वाराणसी रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। देखना, ध्यान रखना इस बात का, सूती वस्त्रों के लिए तो मथुरा और रेशमी वस्त्रों के लिए कौन था, वाराणसी प्रसिद्ध था। हिनसांग ने बताया कि थानेश्वर की समृद्धि का प्रधान कारण वहां का व्यापार ही था। बाण ने थानेश्वर नगरी में अतिथियों के लिए चिंतामणि भूमि तथा व्यापारियों के लिए लाल भूमि बताया है, ठीक है ना, किसके लिए, अतिथियों के लिए तो चिंतामणि भूमि बनाया है, और जो व्यापारी वहां जाते हैं उनके लिए लाल भूमि बताया है। यहाँ के निवासी अधिकांशतः व्यापारी थे जो विभिन्न वस्तुओं का व्यापार करते थे। उज्जैनी तथा कन्नौज भी इसी काल में आर्थिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध थे। अगला प्रश्न है हमारा, कोशीय शब्द का प्रयोग किया गया है कपास के लिए, सन के लिए, रेशम के लिए या ऊन के लिए। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका हो जाता है रेशम के लिए कोशीय शब्द का प्रयोग किया जाता है। चीनी यात्री हिनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, तक्षशिला, विक्रमशिला, मगध या नालंदा। सही उत्तर आपका है डी, नालंदा। आपको बता दें 637 ईस्वी में हिनसांग नालंदा विश्वविद्यालय गया, 637 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय गया। इस समय यहाँ के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। तो क्वेश्चन बनता है, जिस समय हिनसांग नालंदा विश्वविद्यालय गया वहाँ के कुलपति कौन थे, आचार्य शीलभद्र थे। लगभग 1.5 साल तक नालंदा में निवास कर उसने योग शास्त्र का अध्ययन किया। इसके बाद वह बंगाल, उड़ीसा, धान्य कटक होता हुआ कांची पहुंचा। अपनी यात्रा के दूसरे दौर में हिनसांग पुनः नालंदा आया और वहां उसने व्याख्यान दिए। आज भी भारत में हिनसांग को याद करने का मुख्य कारण है हर्ष के प्रति सम्मान, नालंदा में अध्ययन, बौद्ध धर्म में आस्था या सी यू की रचना। तो सही उत्तर इसका है सी यू की रचना। हिनसांग ने अपने यात्रा विवरण के ऊपर एक ग्रंथ लिखा जिसे सी यू की कहा जाता है। हिनसांग की इसी रचना के कारण उसे याद किया जाता है क्योंकि इसमें तत्कालीन भारत संबंधी काफी जानकारी उपलब्ध होती है। चीनी यात्री अपने भीनमाल की यात्रा की थी, फायान, सुंगयुन, हिनसांग या इत्सिंग। तो कौन सा चीनी यात्री था जिसने भीनमाल की यात्रा की थी, तो वो था हमारा हिनसांग। हिनसांग ने भीनमाल की यात्रा की थी। हिनसांग, देखो ध्यान रखना ये वर्ड, भीनमाल की यात्रा की थी हिनसांग ने। हिनसांग चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन समय में भारत आया था। इसे यात्रियों का राजकुमार, ये वर्ड याद रखना, किसे कहता है, यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है हिनसांग को, तथा इसके यात्रा विवरण को सी यू की कहा जाता है। हिनसांग बौद्ध था, ये ध्यान रखना। सी यू की नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है, फाहियान, अलबरूनी, मैगस्तीन या फिर हिनसांग। बार बार आ रहा है प्रश्न, तो कितना महत्वपूर्ण है आप समझ सकते हैं। हिनसांग को ने ही सी यू की नामक यात्रा विवरण को लिखा था। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया। लगभग कब किया था, ये किया था उपयुक्त में से कोई नहीं, उसने बिहार, देखो चीनी यात्री इत्सिंग ने 695 ईस्वी, जब वह युवक था, उसने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा से पाश्चात्य विश्व का भ्रमण करने का निश्चय किया। बाद में उसके साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया तथा वह अकेले कैंटन नगर से जहाज में बैठकर भारत की यात्रा पर चल पड़ा। वह दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर भारत आया और सुमात्रा से होता हुआ वह चीन वापस लौट गया। निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्राय उल्लिखित हुंडी
के स्वरूप की परिभाषा बताता है। राजा द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया परामर्श, प्रतिदिन का लेखा जोखा अंकित करने वाली बही, विनिमय पत्र या सामंत द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया आदेश। तो सही उत्तर यहां पे हो जाता है सी, विनिमय पत्र। आपको बता दें भारत में साख पत्रों का प्रचलन काफी प्राचीन है, इसे हुंडी कहा जाता है। ध्यान रखना, जो साख पत्र होते थे उनको हुंडी कहा जाता था। व्यापार में माल का क्रय एवं विक्रय नगद और उधार पर किया जाता था। यदि माल क्रय अथवा विक्रय नगद होता है तो ऐसी स्थिति में भुगतान तत्काल कर दिया जाता है। दूसरी तरफ यदि व्यापारी उधार लेन देन करता है और सौदों का मूल्य तुरंत न चुका कर भविष्य में चुकाता है तो ऐसी स्थिति में भावी भुगतान की समस्या का समाधान साख पत्रांक माल बेचने वाले व्यक्ति को एक निश्चित अवधि में भुगतान का आश्वासन देता है। आधुनिक समय में इन साख पत्रों को विनिमय विपत्र या प्रतिज्ञा विपत्रों के नाम से जाना जाता है। तो आपके जो ये हुंडी है ये एक विनिमय पत्र होते थे या इन्हें प्रतिज्ञा विपत्र भी बोलते हैं। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? फो को की, यिंतु, सीयू की या सिकिया पोनो। सही उत्तर आपका है यिंतु। ये सीयू की तो एक यात्रा का विवरण है जो हिंसांग द्वारा लिखा गया था। यहां पर सही उत्तर हो जाएगा यिंतु को। भारत जो चीनी लेख है यिंतु बोलते हैं भारत को। प्राचीन कालक हिंदी जो प्राचीन कालीन चीनी लेखक होते थे भारत का उल्लेख यिंतु या थियांतु नाम से किया है। तो यिंतु और थियांतु ये वर्ड याद रखना आप। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था मुसलमान, कुषाण, सिथियंस या फिर मुगल। तो यहां पर सही उत्तर है मुसलमान। आपको बता दें नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किया गया था। यह भारत में बौद्ध मत के पतन के लिए अंतिम प्रहार के रूप में देखा जाता है। भारत में सबसे प्राचीन विहार है नालंदा, उदंतपुरी, विक्रमशिला या भाजा। तो सही उत्तर यहां पे है नालंदा। थोड़ा सा आपको बता दें दिए गए विकल्पों में से बिहार प्रांत में स्थित नालंदा भारत में सबसे प्राचीन विहार है। 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त तथा गत गुप्त तथा बालदित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिए। नालंदा कहां पर स्थित है बता दें, बिहार में नालंदा स्थित है। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यवसायिक केंद्र था कन्नौज, उज्जैन, धार या फिर देवगिरी। तो सही उत्तर यहां पे आपका जाता है कन्नौज जो हमारा था वो व्यापारिक केंद्र था गुप्तोत्तर युग में। गुप्तोत्तर युग में व्यापार का केंद्र उज्जैन से हटकर कन्नौज हो गया था। यह बात ध्यान रखना, पहले कौन था? उज्जैन था, उसके बाद कौन हो गया था? कन्नौज हो गया था। उज्जैन का महत्व गुप्त काल में शक विजय के बाद बहुत बढ़ गया था जब चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसे दूसरी राजधानी बनाया था। गुप्तोत्तर काल में हर्ष ने कन्नौज को थानेश्वर के स्थान पर अपनी राजधानी बनाया। थानेश्वर के बाद किसे बनाया? कन्नौज को बनाया। कन्नौज गंगा यमुना दोआब में स्थित होने तथा महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल होने के कारण 3 शक्तियों पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के आकर्षण का केंद्र भी बना। सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी। यह कथन है, कारण है इसका, इस काल में भूस्वामी, मध्यस्थ वर्ग तथा आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया। तो इसमें आपको हम बता दें कि दोनों के दोनों जो कथन और कारण है वो सही है और ये इसकी बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चीनी तीर्थयात्री फाहियान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध परिषद में भाग लिया। चीनी तीर्थयात्री हिनसांग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध मत का प्रतिरोधी पाया। तो आपको बता दें इसमें से कोई भी सही नहीं है, दोनों के दोनों गलत है। ठीक है ना, हिनसांग प्रतिरोधी नहीं था बौद्ध धर्म का और चतुर्थ जो महान बौद्ध परिषद में भाग नहीं लिया था फाहियान ने। चित्रित जो चीनी तीर्थयात्री फाहियान गुप्तवंशी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। तो आप देख सकते हैं ये फाहियान किसके शासनकाल? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। उसने भारत के विभिन्न स्थलों की यात्रा की। चीनी तीर्थयात्री हेनसांग ने 629 ईस्वी में तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया। हर्ष हेनसांग से मिलने के पूर्व ही बौद्ध धर्म की ओर उन्मुख हो चुका था। हेनसांग से भेंट के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राज्याश्रय प्रदान किया था तथा वह पूर्ण बौद्ध बन गया। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फाहियान के प्रथम भ्रमण का काल केवल 10 वर्ष, ठीक है, 10 वर्ष भारत में रहा। ये 402 ईस्वी से 412 ईस्वी तक रहा। जो चीन की कुल यात्रा अवधि थी 399 ईस्वी से 414 तक रही है। हेनसांग का भारत भ्रमण 600 ईस्वी से 645 ईस्वी तक रही है।
इस सिंह की भारत भ्रमण 671 से 695 ईस्वी तक रहा है, और जो हमारा अल मसूदी ने 915 से 916 ईस्वी में भारत में भ्रमण किया था। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट का सही उत्तर चुनिए। तो दो आपके सामने है। मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख हेनसांग, अबुज ईद और अलमसूदी तथा अलबुरीन ने किया है। सामपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित था। दूसरा बिल्कुल सही है यहाँ पे, और पहला भी बिल्कुल सही है कि जो सामपुर यात्रोत्सव ये सूर्य पूजा से बिल्कुल संबंधित है, और जो मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख इन सभी ने किया है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? तो इनके बारे में जो गलत है वो है सी। इन्होंने प्रयाग को तीर्थराज का नाम नहीं दिया था, तो सी यहां पर बिल्कुल गलत है। बाकी तीनों इनके बारे में बिल्कुल सही है। उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए थे, बिल्कुल सही बात है। उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्म के विस्तार पर रोक लगाई थी, बिल्कुल वो भी सही बात है। उन्होंने वेदांत का प्रसार किया था, यह भी सही बात है। आदिशंकर को बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था। तो जो शंकराचार्य थे उनका जन्म कहां हुआ था? तो सही उत्तर है बी, केरल में इनका जन्म हुआ था। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहां है? तो आपको बता दें ये चारों मठ है जोशी मठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी। बता दें फिर से, जोशी मठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी। देखो जो श्रृंगेरी है वो कर्नाटक में है, दक्षिण में, मतलब भारत में चारों तरफ है ये। तो जो दक्षिण में है वो आपका श्रृंगेरी है कर्नाटक में, जो आपका पश्चिम में है वो आपका द्वारका है गुजरात में, जो आपका पूर्व में है वो है पुरी उड़ीसा में, और जो आपका उत्तर में है, उत्तर में आपका है ज्योतिर्मठ, जोशीमठ, जो उत्तराखंड में स्थित है, उत्तर में। निम्नलिखित में से कौन सा 4 धाम से सम्मिलित नहीं है? तो आपको बता दें जो मानसरोवर है 4 धाम में नहीं आता। पूरी, द्वारका, रामेश्वर तीनों 4 धाम में आते हैं, मानसरोवर नहीं आते। अब 4 धाम भी काफी प्रकार के देखते हैं कौन कौन से हैं। तो मानसरोवर 4 धाम में नहीं है। देखो 4 धाम में आते हैं, एक तो बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वर, पहली चीज। दूसरी चीज, जो छोटा 4 धाम है वो उत्तराखंड में स्थित है। ये बड़ा 4 धाम है, ये छोटा 4 धाम है, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ठीक है ना। ये छोटा 4 धाम में आते हैं। और आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित जो 4 मठ है वह है उत्तर में केदारनाथ, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में पुरी और पश्चिम में द्वारका। ध्यान रखना ये 4 धाम, छोटा 4 धाम और आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ। कौन सा इस जोड़े में सुमेलित नहीं है? रवि कीर्ति पुलकेशिन 2, भवभूति कन्नौज के यशोवर्मन, हरिशेन हर्ष और दंडी नरसिंह वर्मन। तो सारे तीनों सही है, लेकिन ये गलत लग रहा है। जो हरिशेन है वो हर्ष से संबंधित बिल्कुल नहीं है। एक्चुअल में जो हरिशेन है वो प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता है तथा समुद्रगुप्त की उन्होंने बहुत अच्छी प्रशंसा की है। और हर्ष के दरबारी कवि बाण भट्ट थे, ये ध्यान रखना, बाण भट्ट थे। और जो हरिशेन है वे किसके थे? समुद्रगुप्त के। समुद्रगुप्त की उन्होंने काफी तारीफ की है प्रयाग प्रशस्ति में। तो बाकी सब सुमेलित है अच्छे से युग्म। यहां पर आपको मैचिंग करने की तरफ कवि है, दूसरा उनके राजा है। तो अमीर खुसरो की बात करें तो अमीर खुसरो हमारे अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। कालिदास हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। हरिशेन हमारे समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। और बाण भट्ट हमारे हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। याद रखना, अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी, कालिदास, चंद्रगुप्त द्वितीय, हरिशेन आपके समुद्रगुप्त और बाण भट्ट आपके हर्षवर्धन। चलते अगले प्रश्न की ओर। भोज, उज्जैन, दुर्गावती, विदिशा, आपको इनकी मैचिंग करनी है। आपको बता दें जो भोज संबंधित है वो धार से संबंधित है, दुर्गावती गोंडवाना से संबंधित है, समुद्रगुप्त विदिशा से संबंधित है और अशोक उज्जैन से संबंधित है। फिर से बता दें आपको, भोज ये राजधानी है एक तरीके से, भोज की धार थी, दुर्गावती की गोंडवाना थी, समुद्रगुप्त की विदिशा थी और अशोक की उज्जैन थी। प्रसिद्ध स्थल और वर्तमान राज्य, तो ये प्रसिद्ध स्थल है, आपको बताना है ये कौन कौन से राज्य में स्थित है। तो अगर हम बात करें इनके सुमेलन की, तो इसमें से आपका केवल पहला और तीसरा बिल्कुल सही है, यानी भिलसा मध्य प्रदेश में है और गिरिनगर आपका गुजरात में है। लेकिन द्वार जो समुद्र है वो महाराष्ट्र में नहीं है, जो स्थानेश्वर है वो उत्तर प्रदेश में नहीं है, द्वार समुद्र आपका कर्नाटक में है और स्थानेश्वर आपका हरियाणा में है। ये ध्यान रखना, स्थानेश्वर आपका हरियाणा में है और द्वार समुद्र आपका कर्नाटक में है।